अच्छा बेटे, तो लास्ट हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की मॉडिफिकेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमारे मुकम्मल हो गए थे। अब बेटा हमें बात करनी है सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, यानी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। बेटा जब मैंने ड्राइव करवाई थी तो मैंने N1 और N2 भी लिखवाया था इसमें, लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारे सिलेबस में ये वाली शक्ल है नहीं, होनी वही चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम ड्राइव कर रहे थे तो अगर आपको याद हो R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उस R के अलावा तो सब कुछ चेंज हो सकता है ना भाई। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के अलावा तो सब कुछ चेंज हो सकता है, N भी चेंज हो सकता है। तो बेटा इन प्रिंसिपल N1 और N2 होना तो चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में वो शक्ल नहीं है। तो बेटा मैंने ड्राइव करने में तो फिर इसलिए दिखा दी कि आपको पता जरूर होना चाहिए कि ऐसा होता है, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल क्योंकि उसके हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल में हमने n को कैंसिल कर दिया है। बस ये समझ लें कि n बराबर रखेंगे तो n दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास जो शक्ल आएगी टू स्टेट फॉर्म की वो क्या होगी, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। आप सब जानते हो बेटे इसमें 1 का मतलब क्या है, इनिशियल, 2 का मतलब क्या है, फाइनल। ठीक है भाई, 1 मतलब इनिशियल और 2 का क्या मतलब है, फाइनल। ठीक है भाई, तो P1 इज इनिशियल प्रेशर, P2 इज फाइनल प्रेशर, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम। इसी तरह T1 इज इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज फाइनल टेम्परेचर। अच्छा भाई, जिस तरह PV इज इक्वल टू NRT के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले याद कीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें प्रेशर किस, टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए। यहाँ पे भी हम पहले यही बात करेंगे। बेटा एक बात जहन में रखें, जब हमने बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल किए, जब हमने चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल किए, तो वहां के फॉर्मूले भी टू स्टेट फॉर्मूले थे। याद कीजिए बॉयल्स लॉ क्या था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, वही बेटा 1 मतलब इनिशियल, 2 मतलब फाइनल। चार्ल्स लॉ क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, वही बेटा इनिशियल और फाइनल। तो वहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि दो वॉल्यूम है अगर, तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। दो प्रेशर है अगर, तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, या तो दोनों का एटमॉस्फेयर में हो या दोनों का टॉर में हो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू एक टॉर वाली वैल्यू, आपने दोनों ऐसे ही लगा के सॉल्व किया, सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये शर्त नहीं है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए या टॉर में ही होना चाहिए, बस यहाँ ये शर्त है कि यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर दोनों एटमॉस्फेयर में गिवन है तो बेटा आपको पूछना नहीं चाहिए कि सर इसमें कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। एज आई सेड, दोनों का यूनिट सेम होना लाजमी है, बस दोनों टॉर में हो, जब भी आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि सर कन्वर्ट करें या नहीं करें, नहीं करना, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है, सेम। हाँ, अगर एक एटमॉस्फेयर में हो और एक टॉर में हो फिर करना है। और उसमें बेटा याद रखिएगा कि अगेन कोई शर्त नहीं है, आपको एटमॉस्फेयर पसंद है तो आप टॉर वाले को एटमॉस्फेयर में कर लें तो दोनों एटमॉस्फेयर में हो जाएंगे। आपको टॉर पसंद है तो आप एटमॉस्फेयर वाले को टॉर में कर लें, दोनों टॉर में हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई बेटे। ये अहम तरीन बात है इन न्यूमेरिकल्स या इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन। A gas is filled in a 500 centimeter cube vessel at 35 degrees centigrade and 650 torr pressure. Calculate its volume at
STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा भाई, एक गैस को हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल में फिल किया है, यानी कि आपको वॉल्यूम कितना गिवन है बेटे, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, कितने टेम्परेचर पे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने प्रेशर पे, 650 टॉर। यूं समझ लो कि जब गैस का टेम्परेचर है इतना, प्रेशर है इतना, तो वॉल्यूम है इतना। ठीक है भाई, तो अगर मैं इस टेम्परेचर को T1 कहूं, इस प्रेशर को P1 कहूं, तो इस पे जो वॉल्यूम होगा उसे क्या कहूंगा, V1। ठीक है भाई, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट STP। हमें इस गैस का वॉल्यूम STP पे निकालना है। STP क्या होता है, व्हाट इज STP, व्हाट इज STP। हाँ बेटे, STP क्या होता है, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है भाई, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्रेशर होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर। तो बेटा दूसरा वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे करना है, एसटीपी पे। यानी कि बेटा T2 कितना गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। P2 कितना गिवन है बेटा, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, डेटा बनाएंगे। सबसे पहले आपको गिवन है टेम्परेचर T1 कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करोगे 273, ये आ जाएगा 308 केल्विन। ठीक है बेटा, P1 प्रेशर कितना गिवन है, 650 टॉर। V1 वॉल्यूम जो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे गिवन है वो कितना है बेटा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। T2 का टेम्परेचर कितना गिवन है, दूसरा वॉल्यूम किस पे निकालना है, STP पे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर T2 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करोगे 273, क्या आ जाएगा 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बेटा, P2 स्टैंडर्ड प्रेशर है, कितना होता है एटमॉस्फेयर में 1 और टॉर में 760। बेटा मैं कौन सी वैल्यू लिखूं, क्योंकि पहला प्रेशर है टॉर में है, तो बेटा मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की भी टॉर वाली वैल्यू लिख लेता हूं ताकि यूनिट क्या रहे, सेम 760 टॉर। ठीक है बेटा, दूसरा वॉल्यूम V2 हमें कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, सॉल्यूशन। We know that P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। रमीशा बेटे, जब एक बात मैंने आपको बताई है कि टू स्टेट फॉर्मूला में हमेशा आपको दोनों का यूनिट सेम रखना है। वॉल्यूम को डीएम क्यूब में करने की क्या जरूरत है बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में मैंने क्या बताया था कि गिवन है और दूसरा रिक्वायर्ड है, तो उसके यूनिट को कन्वर्ट करना तो बिल्कुल भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक वॉल्यूम गिवन है, दूसरा निकालना है, भाई जिस यूनिट में गिवन है उसी यूनिट में आ जाएगा दूसरा। अब आप लोग बताई हुई बातें अगर बेटा इस तरह से भूलेंगे इस कर्टसी में कि भाई सर तो बताते ही रहेंगे,
तो बेटा हम तो 10,000 बार भी बताएंगे, फायदा कुछ नहीं होना। मैंने आपको ये बात बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की न्यूमेरिकल कराते हुए बताई थी ना, कि चलो बाकियों में तो ये देखो कि दोनों जो गिवन है उनके यूनिट सेम है कि नहीं है। सेम है तो कोई कन्वर्जन नहीं करनी है, चाहे जो भी यूनिट हो। सेम नहीं है तो एक को कन्वर्ट करना है। लेकिन जो एक गिवन है और दूसरा रिक्वायर्ड है, उसमें तो मैंने कहा था कभी भी कन्वर्जन की नीड नहीं है भाई। जिस यूनिट में V1 गिवन है उस यूनिट में V2 आ जाएगा, दैट्स इट। मेरे बच्चे नहीं याद आता जब तक आप लोगों को याद दिलाया ना जाए। और इस तरह से बोलना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि बेटा इस तरह तो आप लोग कर्टसी ले लेके ना गलतियों की आदत डाल लोगे। तो ये बात जहन में रखें बेटा, कुछ चीजें रिमेंबर करने की कोशिश करें। पेपर में आके नहीं बताया जाएगा आपको कि क्या चीज क्या करनी है। और ये मैं सिर्फ रमीशा के लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूं। ठीक है बेटे, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है V2। तो T2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के P1 V1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो P1 V1 और T2 हो जाएगा। और बेटे P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, तो T1 P2 हो जाएगा इज इक्वल टू V2। बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब वैल्यूज लगाओ भाई। P1 प्रेशर कितना है 650 टॉर, V1 वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, T2 टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड 273 केल्विन, T1 टेम्परेचर कितना है बेटा 308 केल्विन, P2 प्रेशर कितना है बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर 760 टॉर। फिर बेटा ध्यान रखना, अगर वन गो में कैलकुलेट कर रहे हो तो वो वाली गलती नहीं करना जो आप लोग अक्सर करते हो। जी बेटे, क्या आंसर है 379.15। थ्री 379.03। ठीक है बेटा, आंसर आ रहा है 379.03, क्योंकि पहला वॉल्यूम डीएम क्यूब में, सीएम क्यूब में था, तो बेटा दूसरा भी सीएम क्यूब में आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला की यूजेज और यूनिट कन्वर्जन्स ओवरऑल बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते केमिस्ट्री के, किसी किसी के अलावा। लेकिन जो बच्चे गलतियां करते हैं वो इन्हीं चीजों में करते हैं, जिसकी वजह से स्कोरिंग उनकी कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो आसान सा सवाल था वैसे भी ये तो। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। लिखा हुआ आ रहा है 77 डिग्री सेंटीग्रेड।
हाँ भाई करें इसको। तो ये 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, आखिर में थोड़ा सा कट रहा है बस। जी बेटा सॉल्व करें इसको। ठीक है बेटा, तो आप जरा देख लें, आप खुद देख लें, इसी को चेंज करेंगे पूरा और ये सवाल हो जाएगा। हाँ भाई T1 टेम्परेचर कितना गिवन है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आ जाएगा बेटा 350 केल्विन। P1 प्रेशर कितना है, 4.83 एटमॉस्फेयर। V1 कितना है बेटा, 18 dm क्यूब। T2 टेम्परेचर कितना है, 177 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस करेंगे 273, यह आएगा 450 केल्विन। P2 प्रेशर कितना है बेटा, 1180 टॉर्क। बेटा क्योंकि P1 एटमॉस्फेयर में है तो आप इसको डिवाइड कर दो 760 से, तो ये भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.553 एटमॉस्फेयर। बेटा V2 फाइंड करना है, वही फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बेटा V2 कैलकुलेट करना है, T2 इधर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ के P1 V1 से मल्टीप्लाई, P1 V1 T2 और P2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड T1 इंटू P2। ठीक है बेटा V2 आगे इस तरह से आएगा। P1 प्रेशर कितना गिवन है, 4.83। V1 वॉल्यूम कितना है बेटा, 18। T2 टेम्परेचर कितना है, 450 केल्विन। T1 टेम्परेचर कितना है बेटा 350 केल्विन और P2 प्रेशर कितना है 1.553। हाँ भाई V2 क्या आ रहा है बताइए, 71.9 dm3। बेटा टेम्परेचर हमेशा हर हाल में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू किसी भी फॉर्मूले में नहीं लग सकती, सिवाय फिजिक्स का कोई फॉर्मूला जिसमें डेल्टा टी हो, टी ना हो डेल्टा टी हो, तो वहां पे आप डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू भी लगा सकते हैं, केल्विन वाली भी लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि बराबर होती है। अदरवाइज किसी भी फॉर्मूले में अगर टी टेम्परेचर है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू किसी भी फॉर्मूले में नहीं लग सकती। हर फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू लगती है, केल्विन वाली। तो बेटा जब इसका मतलब जब किसी भी फॉर्मूले में नहीं लग सकती ना, तो इसका मतलब नहीं लग सकती इसमें, इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई मसला कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए जल्दी से। सर मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, मुबारक हो बेटा आमना, यही तो होती है बस छोटी छोटी गलतियां। शाबाश। हाँ बेटे शाबाशी दे रहा हूं मैं आपको इसी बात पे, ख्याल करें बेटा थोड़ा सा, गाय वाय तो नहीं आ गई आप क्या, मुझे लग रहा है गाय आ गई कुर्बानी की, जब भी दिमाग जो है वो उधर लग गया है। ठीक है भाई,
और कोई जल्दी बताइए बेटा। बेटा वो गायों के साथ गया, वो मंडी गया। अच्छा भाई, नाउ यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स को हम समेटेंगे। असल में बेटा मसला ये है कि हमें अगला पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है भाई, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स जो है बेटा अच्छा खासा बड़ा टॉपिक भी है वो। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स जो है ना वो 4 टाइप्स के हैं, और 4 में से सिर्फ एक टाइप है जो डाल्टन्स लॉ के अपने फॉर्मूले से होती है। बाकी तीनों टाइप्स जो है ना बेटा वो जनरल गैस इक्वेशन से होती है। ठीक है, हम उसकी टाइप 1 पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ डाल्टन्स लॉ रिलेटेड टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी तरह दूसरी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ रिलेटेड टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। बेटा तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 T2। इसका मतलब ये है कि डाल्टन्स लॉ के ज्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो जनरल गैस इक्वेशन और गैस लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है बेटे, इसी से रिलेटेड है। तो इसी वजह से अब हम पहले डाल्टन्स लॉ पढ़ लेंगे, और डाल्टन्स लॉ पढ़ने के बाद जब उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो दोबारा फिर पीवी एनआरटी P1 V1 अपॉन T1 के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, बस उसमें डाल्टन्स लॉ का टच होगा। व्हाट डज दैट मीन? डाल्टन्स लॉ का टच होगा मतलब डाल्टन्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स होंगे और फॉर्मूला ये यूज होगा। और बेटा डाल्टन्स लॉ तो कल हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज ऐसी बताने लगा हूं जिसकी बुनियाद पर आप कल से समझेंगे, और वो है गैसियस मिक्सचर। बेटा असल में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में आप जिस चीज के बारे में स्टडी करोगे वो है गैसियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, आप जिस चीज के बारे में स्टडी करोगे वो क्या है? गैसियस मिक्सचर। नाउ ये गैसियस मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज गैसियस मिक्सचर? बेटा गैसियस मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। बेटे दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर आपस में हो जाए मिक्स। ठीक है भाई, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर आपस में मिक्स हो जाए तो इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है बेटे? गैसियस मिक्सचर। ठीक है भाई, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर आपस में मिक्स हो जाए तो इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? गैसियस मिक्सचर। और डाल्टन्स लॉ में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो गैसियस मिक्सचर के हवाले से होता है। नाउ मुझे कोई मिसाल दे सकता है दो या दो से ज्यादा ऐसी गैसेस का मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट नहीं करती है? भाई कोई मिसाल दे सकता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का? जी बेटा, एनी एग्जाम्पल ऑफ गैसियस मिक्सचर? रमीशा वेरी गुड, यही एग्जाम्पल सुननी होती है मुझे। एयर। हमारे बच्चे इतने महान है, वो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि उन्हें कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क ही नहीं पता। कहते हैं सर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, वो खुदा को मानो भाई वो कंपाउंड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट कर गई, वाटर बन गया और वैसे भी लिक्विड होता है। गैसियस मिक्सचर का मतलब दो या दो से ज्यादा गैसेस आपस में मिक्स हो जाए, रिएक्ट ना करें, सिर्फ मिक्स हो। ठीक है बेटा, तो एयर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गैसियस मिक्सचर की,
बेटे आप जानते हो कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस, 99 हो गया बेटा 1% में अदर गैसेस आती हैं। मेजर जो है वो क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। बेटा 1% में अदर गैसेस हैं, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ऐसे बेटा नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह होती हैं। इसी तरह बहुत थोड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी होती हैं। यानी कि इस 1% के अंदर बहुत सारी गैसेस थोड़ी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं, बट मेजर ये दो है। अच्छा भाई, अगर हम इसे निगलेक्ट करें, ऐसा होता है जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इन 1% अदर गैसेस को निगलेक्ट कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, जब हमें मिक्सचर कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। बेटा एक मिक्सचर के अंदर, एक गैसेस के मिक्सचर के अंदर हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे होते हैं, जिसे कहा जाता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। जैसे बेटा अगर मैं हवा को कंसीडर करूं कि हवा मिक्सचर है जिसमें 80% नाइट्रोजन गैस है और 20% ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब 80% मॉलिक्यूल्स, हवा के टोटल मॉलिक्यूल्स में 80% मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं और 20% मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। अब बेटा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपना अलग प्रेशर लगा रहे होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपना अलग प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो मिक्सचर के अंदर हर अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे होते हैं, जिस प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ का पूरा नाम है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर मौजूद हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगा रहे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो हवा में नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। हवा में ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और इसको देखो हम यू लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को लिखेंगे Pn2, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लिखेंगे PO2। ठीक है बेटे, तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? जल्दी बताइएगा। नहीं जी बेटा जल्दी बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गैसियस मिक्सचर क्या होता है और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बेटा टाइम बिल्कुल एंड हो गया है, यहाँ पे मैं क्लास को एंड करूंगा, मुझे बता दीजिएगा बेटा सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? जल्दी से जल्दी बेटा, आमना, रमीशा, आयशा जल्दी बताइए। हाँ भाई, हमना, महद, महनूर, सुमैका, ताजीम, उमामा, वजीहा, जल्दी बताइए बेटा सब क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।